हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10, जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए खेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने थे। यानी जो पेड़ था मतलब बहुत बड़ा है, उसकी जो शाखाएं हैं वो इसके खेलने के कोने थे। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक हैं वो श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। इन्हीं के बचपन के अनुभवों पर यह कहानी आधारित है। तो चलो देखते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और न ही यासुकी चान के, अर्थात दोनों के माता पिता को इसके बारे में कोई पता नहीं था। उसने यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ने का न्योता दिया था और इन्हीं के दोनों माता पिता को इनका पता नहीं था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, यानी तोतो चान का है वो पेड़ बहुत बड़ा था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं, अर्थात इतना बड़ा था कि उस पर चढ़ते हैं तो पैर बार बार फिसल जाते हैं। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक शाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर हम ठीक से चढ़ें तो एक 6 फीट की जो शाखा थी उस पर पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। ये तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। अर्थात जो बच्चे हैं वो अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे और अगर उससे पहले वो शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं ये पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अर्थात वो विकलांग था पैर से, तो वो न तो पेड़ पर चढ़ सकता था और न ही वो पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आँखों में नहीं झाँका, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बता दिया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियां के कारण वह सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा हुए ही वर्ष बड़ा था। यासुकी चान है उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था कि यासुकी चान है वो मतलब 1 साल ही बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वो मतलब बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही ये तय कर लिया था कि वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए।
वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यानी तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए, मतलब पहले तो वो सीढ़ी लेके आई और उसके बाद में उसको ठीक से पकड़ लिया और आवाज़ लगाई कि अब ठीक है, अब आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पतली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाता, मतलब चढ़ नहीं पाया। यानी उसको सहारे की ज़रूरत थी। उसके जो हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर थे। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। यानी वो नीचे उतरकर उसको सहारा देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यानी तोतो चान है वो खुद एक छोटी सी थी, नाजुक थी, तो वो इससे अधिक सहायता नहीं कर सकती थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, अर्थात वो निराश हो गया कि मैं अब नहीं चढ़ सकता। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। यानी तोतो चान ने तो मतलब ऐसे सोचा था कि ये काम आसानी से हो जाएगा, आसानी से चढ़ जाएगा सीढ़ियों की सहायता से, लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करें वह। यासुकी चान उसके पेट पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यानी तोतो चान की इच्छा थी कि जो यासुकी है वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यानी यासुकी के भी मन में उत्साह था कि वह पेड़ पर चढ़े, उसका भी सपना पूरा हो। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि वह तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर तो ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन किसी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने तक में लगा है। मतलब दोनों को ये नहीं पता कि हमें कितना टाइम हो गया है, कितना समय लग गया है। यहाँ सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुँचने में रमा था। यानी उसे कुछ नहीं पता था, उसका ध्यान सिर्फ यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने तक ही रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। चाहा था कि यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाई, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी अंगुलियां हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सहसा जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नैने नैने हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल के एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़ाके की धूप से बचा रहा था।
यानी ऊपर आकाश में बादल छाया हुआ था जिससे धूप नहीं थी, इसलिए मतलब जो बादल है वो उसे कड़ाके की जो धूप है उससे बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, यानी पेड़ पर चढ़कर यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, क्योंकि वो पहली बार पेड़ पर चढ़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चांद कहता है कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया। वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चांद कह रहा है कि मेरी बहन है वो अमेरिका में है और वहाँ एक ऐसी चीज़ है, टेलीविज़न। यह उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चांद उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को इसके बारे में बताया था, अर्थात पहले किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता था टेलीविज़न के बारे में। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। तो बच्चों, इस कहानी में तोतो चांद विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाली बच्चों की कहानी है जिनके लिए खेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इसके संस्थापक श्री कोबायाशी लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। इन्हीं के बचपन के अनुभवों पर यह कहानी आधारित है।